गाइस, वेलकम बैक टू फिज़ियो की लाइफ। और जो ये वाली वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है मेरी पुरानी वीडियो से, क्योंकि पुरानी वाली वीडियो से मैंने डिस्कस किया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू फिजियोथेरेपी, ठीक है। बट ये वाली वीडियो अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइम है। सो टाइटल तो आपने देख ही लिया है, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आई विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट पेशेंट। जो पहला पेशेंट ऐसा मैंने देखा जब मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, कि सारे का सारा ट्रीटमेंट ही मेरे ऊपर था कि ये आपका पेशेंट है, आप ही ने इसको देखना है, आप ही ने इसका प्रोटोकॉल सेट करना है। सो जब मैंने ये पेशेंट देखे तब मैं थी 3rd ईयर में आई गेस, और उस टाइम पे था कोविड वॉज एट इट पीक। तो हमारी जो क्लासेस थी दे वर ऑनलाइन, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। और उस टाइम पे क्लिनिकल पोस्टिंग्स वर अबाउट टू स्टार्ट। जिस टाइम पे हमें पता चला कि नेक्स्ट मंथ से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं, उससे एक हफ्ता पहले ही लॉकडाउन लग गया था ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सो ये बात है उस टाइम की। तो नेक्स्ट मुझे पता था कि हाँ, एक हफ्ते के बाद मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं। और उस टाइम पे हमें इतना सीवियरिटी पता भी नहीं थी कोविड की। जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जब 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि कोविड कितनी सीवियरिटी पे है। ये उस वाले टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। सो मेरी क्लासेस ऑनलाइन लगनी स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे हमें ये बोला गया था कि नेक्स्ट वीक से आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं। एंड आई वॉज एक्साइटेड कि हाँ, क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड ऑल। बट धीरे धीरे जैसे पता चला कि 3 महीने का लॉकडाउन लग चुका है, अब तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स हमारी कैंसिल होगी, ठीक है। क्योंकि पूरा प्रॉपर लॉकडाउन था और बाहर निकलना अलाउड ही नहीं था, और एक स्टूडेंट को किसी क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाना वाज आल्सो नॉट अलाउड। डॉक्टर्स को ही बाहर जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो फिर एज अ स्टूडेंट हम लोग कैसे जा सकते थे, ठीक है। सो वो वाली क्लिनिकल पोस्टिंग्स मेरी शिफ्ट होते होते 5 या 6 महीने के बाद, जब मैं अपने मतलब 4th सेमेस्टर में पहुंची, तब मेरी वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगी। और वो मेरी पोस्टिंग्स एक एनजीओ में लगी थी। यहाँ पे चंडीगढ़ में एक एनजीओ है। उस एनजीओ में 90% ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं, और उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्री ट्रीटमेंट एंड फ्री रिहैबिलिटेशन उन्हें दिया जाता है। तो वहाँ मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगी, और मैं वहाँ पे जब गई तो मेरी क्लास से सिर्फ 4 बच्चे थे, सिर्फ हम 4 बच्चे, बाकी कोई और नहीं आया था, क्योंकि कोविड ही इतना ज़्यादा था तो वो लोग आ ही नहीं सकते थे, वो लोग रीलोकेट ही नहीं कर सकते थे। तो हम सिर्फ 4 बच्चे उस जगह पर गए, एंड वहाँ हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट डे था, जब मैं उस रूम के अंदर एंटर करी, मैंने सामने देखा बेड पे मेरे पेशेंट थे, वो लेटे हुए हैं, और वो उल्टा लेटे हैं, मतलब कि प्रोन में लेटे हैं, एल्बोस के ऊपर लेटे हुए थे वो। और उन्होंने मुझे देखकर हेलो बोला ऐसे। वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था मेरे किसी भी पेशेंट के साथ। सो दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ पेशेंट, जो मैंने फर्स्ट एज अ थेरेपिस्ट देखा। ऑल्दो मैं ऑब्जर्वेशन में थी, स्टार्टिंग का हफ्ता में ऑब्जर्वेशन में थी, और ऑब्जर्वेशन भी एमपीटी के जो हमारे सीनियर्स थे वो लोग थे हमारे साथ। दे यूज्ड टू गाइड अस, और वो हमें बताते थे कि ये सब टेक्निक्स होती हैं, आपको ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है। सो वो एक हफ्ता सिर्फ मैंने ऑब्जर्वेशन में बिताया। उसके बाद उन्होंने मुझे उसका एक प्रोटोकॉल दिया, ठीक है। मुझे उन्होंने पेशेंट का एक प्रोटोकॉल दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है पूरा 1 महीना, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज आप ऐड करवा सकते हो तो आप करवा देना, अगर आपके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिल रही है तो। दैट वॉज द टाइम जब मेरे को डर लगा कि मैं अकेले जाके किसी पेशेंट को देखूं। और हाँ, मैंने आपको केस नहीं बताया उनका। जो वो पेशेंट थे उन्हें मल्टीपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज थी, सर्वाइकल कॉर्ड पे इंजरी थी उनको, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल और थोरैक्स पे इंजरी आई थी, ठीक है। और उसी इंजरी की वजह से और उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, तो उस इंजरी की वजह से उन्हें डिफॉर्मिटी बन गई थी, काइफोस्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी। काइफोस्कोलियोसिस था, ठीक है। और उनका एक साइड जो था अपर लिम्ब, वो कोई पावर नहीं थी उसमें, आप बोलो कि उसमें 1 थी पावर, ओके। दूसरे अपर लिम्ब में आई थिंक उनकी 2 थी पावर, और जो उनका हाथ था, हाथ में थोड़ी सी पावर थी कि हम अगर उन्हें हैंड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएं तो हाँ दैट कि उनकी ग्रिप हम अच्छी कर सकते हैं।
दूसरा उनके मसल्स में अच्छी पावर थी, क्योंकि वो मतलब पावर सिर्फ एक ही हाथ में अच्छी थी। इस एक ही हाथ में अच्छी थी। अगर वो प्रोन ऑन हैंड ये एल्बो पे भी होते थे तो एक ही हाथ पे पूरा ज़ोर दे के रखते थे, दूसरे हाथ में इतनी अच्छी पावर थी नहीं उनकी, जब मैंने उन्हें पहले देखा था तो। ठीक है, पूरा वो पैराप्लेजिक थे एंड कोई सेंसेशन नहीं थी, ना कोई मूवमेंट थी एंड फुट ड्रॉप उनको शुरू से ही था। बिफोर द इंजरी, बिफोर उनका एक्सीडेंट जो ट्रक के साथ हुआ था, उससे पहले से ही उनका फुट ड्रॉप था और पैराप्लीजिया उनको बाद में हुआ। ठीक है, काइफोस्कोलियोसिस भी था उन्हें। सो जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, आई वाज लाइक इतना कुछ है इनको, काइफोस्कोलियोसिस है, एक हाथ पे बड़ी मुश्किल से वो एल्बो पे खड़े हो पा रहे हैं, दूसरे हाथ में पावर ही नहीं है, हाथ में बस हल्की सी पावर है कि आप ग्रिपिंग करवा सकते हो। ठीक है, ऊपर से फिर पूरे पैराप्लीजिक हैं और फिर हम कैसे करवाएं उनको एक्सरसाइज। आई वॉज वेरी नर्वस। लेकिन मैंने एक हफ्ता उन्हें देखा कि वो जो एमपीटी के सीनियर्स हैं वो लोग कैसे करवा रहे हैं, कैसे सारी की सारी एक्सरसाइज थेरेपी ही चलती थी वहाँ पे। मैनुअल थेरेपी हम लोग मोडालिटीज़ का कम यूज़ करते थे, जो नीडेड था उतना ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोडालिटीज़ ही चल रही हैं और एक्सरसाइज हो ही नहीं रही। सो दैट वॉज द केस देयर। मैंने एक हफ्ता उनको देखा वो कैसे करवाते हैं। उसके बाद जब मेरे पास उनका केस आया, मैंने उनको काफ़ी देर तक देखा। आई थिंक मैंने 1.5-2 महीने तक अकेले देखा उनको, और जो कि बहुत कम है, बट उस टाइम पे मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा था, जबकि कोविड था और कोविड का लॉकडाउन खुला थोड़ा थोड़ा ही ओपन हुआ था कुछ कुछ, और दोबारा से लॉकडाउन लग गया था। तभी 2 महीने देखा, क्योंकि उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था एंड फिर वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ आवर हाउस। सो 2 महीने के अंदर उनके अपर लिम्ब में इतनी स्ट्रेंथ थी कि अब वो प्रोन ऑन हैंड्स हो सकते थे। पहले वो एल्बो पे खड़े होते थे, अब वो पूरा हाथ पे एल्बो सीधी करके खड़े हो सकते थे। हाथों में ग्रिपिंग उनकी काफ़ी अच्छी हो गई थी, उन्हें हर तरह की ग्रिप, इवन उनको फिंगर की मूवमेंट्स तक मैंने सिखा दी थी उस टाइम पे। ग्रिपिंग अच्छी हो गई थी एंड लोअर लिम्स तो पैराप्लेजिक थे ही, बट हाँ एट दैट टाइम आई वाज ट्राइंग कि वो थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लें, क्योंकि उन्हें बेड सोर्स भी थे। यस, मुझे याद आया, उनको सेक्रम पे बेड सोर था, उन्हें स्कैपुला पे बेड सोर था, इसी वजह से वो सारा टाइम प्रोन में ही रहते थे। तो बेड सोर्स तो चलो मैनेज हो रहे थे साथ के साथ, और वो कम भी हो रहे थे। जैसे जैसे बेड सोर्स कम हो रहे थे, आई वाज ट्राइंग कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली कितना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, प्रोन ऑन हैंड्स पे तो आ जाएं वो, और थोड़ा थोड़ा ट्राई करें अगर वो करने की। तो मैं वहाँ तक ही पहुँची थी और मैंने उनको बस उतनी देर ही देखा कि वो प्रोन ऑन हैंड्स आ गए थे और हल्की हल्की अपनी पोजीशन चेंज वो करने लग गए थे। और जब वहाँ पे मेरा लास्ट डे था, जब मैंने उन्हें बोला कि हाँ आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, मैं कल से नहीं आऊँगी, सीरियसली वो इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे, और मैं भी, क्योंकि बॉन्ड बन जाता है हमारा एक पेशेंट के साथ। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द पेशेंट। और मैंने उनकी एमआरआई रिपोर्ट संभाल के रखी, ऑल्दो उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स बहुत पुरानी थी। मैंने उनको 2020 में देखा था और उनकी जो एमआरआई रिपोर्ट्स थी वो 16 की थी, तो मतलब उस टाइम ही वो 4 साल पुरानी थी। तो वो भी मैंने संभाल के रखी। मैंने उनके केस को बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं पढ़ के जाती थी हर रोज़ कि मैं क्या क्या करवा सकती हूँ उनको, नहीं है ऐसी कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो मैं करवा सकती हूँ। मैं पूछती थी सबसे, जो मेरे सीनियर्स थे और जो मेरे टीचर्स हैं, और फिजियोपीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, बुक्स में ढूंढती थी कि क्या क्या और करवा सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत वास्ट होता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है आपके पास जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मल्टीपल लेवल्स पे है, ठीक है, और मल्टीपल कंडीशंस हैं कि आप उनकी अपर लिम्स की स्ट्रेंथ को भी गेन करना स्टार्ट करोगे, लोअर लिम्स पे भी काम करोगे, फिर आप उनके काइफोस्कोलियोसिस को भी ठीक करने पे काम करोगे ताकि उनकी सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑल्दो उनके लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था एंड बहुत टाइम लगना भी था, बिल्कुल फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं थी, उनकी कंप्लीट इंजरी थी, बट स्टिल पैसिव मूवमेंट्स चलती थी उनके लोअर लिम्ब की। एंड अपर लिम्ब में उनके स्ट्रेंथ विजिबल जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो आने शुरू हो चुके थे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोअर लिम्ब कभी ठीक ही नहीं हो सकता था, बट हाँ मैंने जितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें देखा
उस टाइम पीरियड में उनकी अपर लिम्ब में अच्छी स्ट्रेंथ थी एंड काइफोस्कोलियोसिस तो ब्रेस के साथ ही ठीक होता था उनका। ब्रेस पहना के रखते थे उन्हें थोड़ा सा, ताकि आसानी हो, हम उन्हें बिठाते थे जब, ताकि उन्हें अच्छा लगे। सो वो सारी चीज़ें थी विच आई यूज्ड टू डू। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट वहाँ जाते हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट जिन्होंने अभी न्यूरो पढ़नी स्टार्ट करी होती है एंड न्यूरो की नई नई चीज़ें पढ़नी शुरू की होती हैं, उनको पता नहीं चलता ना कि कैसे करवाना है। पीएनएफ अभी अभी पढ़ा है और पेशेंट पे एकदम से अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आप के जो एमपीटी वाले सीनियर्स थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा, या फिर आप लोग अगर कभी जाते हो कहीं पे तो ऑब्वियसली आप अपने सीनियर्स को पूछो कैसे करना है, और घर जाके पढ़ो, रिसर्च करो बुक्स में। आजकल काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं रिसर्च के, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो सिखाते हैं, बट आप खुद से जितना परफॉर्म करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और कभी भी किसी के ऊपर ऐसे नहीं करना कि एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि उनकी लाइफ है वहाँ पे, हम उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते किसी की लाइफ से रिलेटेड। वो लोग हम पे 100% ट्रस्ट करते हैं। उनको नहीं पता कि आप स्टूडेंट हो, या फिर उनको नहीं पता कि इस ट्रीटमेंट में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो आप एक अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, और दूसरी ये कि अपनी नॉलेज अच्छी रखो, ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती, आप पेशेंट के मुंह पे ये चीज़ तो नहीं बोल सकते ना, मुझे नहीं आता, मैं कल बताऊँगा। तो आप वो चीज़ करवाओ मत, अगले दिन पढ़ के आओ और फिर करवा दो, ठीक है। बट नॉलेज अच्छी रखो ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना फेस करनी पड़े। तो मेरा यही था एक्सपीरियंस, बट आई जस्ट वांट टू शेयर कि हाँ, मतलब आप लोग पढ़ो, उस कंडीशन के बारे में क्या क्या करवा सकते हो, काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर लो प्रॉपर, और फिर वो चीज़ करो अपने पेशेंट पे। और ये एक्सपेक्ट मत करो कि यार मैं उनको एक हफ्ते से करवा रहा हूँ, अभी तक तो स्ट्रेंथ आई नहीं। एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती, टाइम तो लगता है। मेरे को भी 2 महीने लगे, और उनकी पहले से ही फिजियो चल रही थी, तो ऑब्वियसली उनका भी रिजल्ट था। ऐसा नहीं कि 100% क्रेडिट मेरा ही था, बट हाँ, जो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। और अगर मसल पावर पहले से है, आप उस मसल पावर को इम्प्रूव कर रहे हो, वो थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन अगर ज़ीरो ही पावर है, बहुत कम पावर है, फ्लिकरिंग ऑफ कंट्रैक्शन है, उसको लेके आना उस स्टेज तक तो टाइम लगता है। स्पास्टिसिटी है, स्पास्टिसिटी को मैनेज करना है तो भी टाइम लगता है। तो बस यही था, ये सब कुछ ही ध्यान में रखना होता है। एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो कि मेरे पेशेंट के साथ था, मेरा एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ इंटर्न या फिर एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट जो मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट पेशेंट देखा, वो था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, और एक एनजीओ में। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता उनको देख के। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। आई होप आपको भी सुन के अच्छा लगा हो, और आपने कुछ सीखा हो इससे, या फिर कुछ भी ऐसा आपको मतलब लगे कि आप भी ऐसा कर सकते हो जब आप किसी पेशेंट को देखते हो, या जैसा भी कमेंट मतलब आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 1K अचीव करने में बस थोड़ा सा ही देर है, आप लोग सब्सक्राइब करो, आपकी हेल्प से बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।